सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है रस, उसके विषय पर चर्चा करेंगे, रस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो ये कक्षा 10 में ही नहीं, चाहे 10 हो, चाहे कक्षा 12 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो, सभी में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे लगभग 2 नंबर का प्रश्न हमेशा आता रहता है। लेकिन जो आता है वह केवल परिभाषाएं पूछी जाती हैं और उसका उदाहरण पूछा जाता है। लेकिन उन परिभाषाओं को हमको अच्छी तरीके से समझने के लिए उनके और डीप में हमको जाना पड़ेगा, पूर्व में जाना पड़ेगा और उनके अंगों के विषय में और रस होता क्या है इसके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम रस to देखते हैं कि रस होता क्या है। ठीक है, देखिए संस्कृत में कहा गया है कि रसस्यते इति, संस्कृत में बताया जाता है कि जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है उसमें रसस्यते इति रस, रसस्यते इति रस में इसका मतलब होता है कि जो चखा जाए, अर्थात जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिससे आनंद की प्राप्ति हो, जिससे आनंद की प्राप्ति हो उसको रस कहते हैं। ये हम सटीक भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जिससे आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम रस कहते हैं। अब ये तो हो गई रस की बात। उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंगों के बारे में। रस के अंग, रस के अंग आप ये समझ लीजिए बच्चों, रस को आदमी समझ लीजिए और जितना मनुष्य के लिए उसके अंग महत्वपूर्ण होते हैं उतना ही रस को समझने के लिए रस के अंगों को समझना नितांत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी तक आप पढ़े होंगे, केवल रस की परिभाषा पढ़ लेते होंगे, उसके लक्षण पढ़ लेते होंगे, उदाहरण पढ़ लेते होंगे, बस उसके बाद में कुछ नहीं। लेकिन मैं आज ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि अंगों को अगर हमने पढ़ लिया तो उसके बाद में कितने भी रस हों, जितने भी 11 रस हैं, 9 रस हैं, जितने भी रस हैं उनको ज़्यादा रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अंगों को समझ लेंगे तो उसी के आधार पर उन रस की परिभाषा को हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रस के अंग जो हैं, रस के अंग वो माने गए हैं 4। रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं। रस के 4 प्रमुख अंग हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें सबसे पहला जो और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है स्थायी भाव। क्या है बच्चों? स्थायी भाव। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, चलिए दूसरे को हम बताने से पहले हम बता दें कि स्थायी भाव होता क्या है। ठीक है बच्चों, स्थायी भाव देखिए, जब हम कुछ देखते हैं, कोई भाव हमारे अंदर जागृत हो, जो भाव हमारे अंदर मनुष्य के अंदर या सहृदय के अंदर जो जागृत होते हैं और स्थायी रूप से बने रहते हैं। बात समझ में आई? इसका नाम ही देखिए स्थायी भाव है। मतलब स्थायी मतलब हमेशा के लिए बने रहना, या हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिन तक, जब तक उसका प्रभाव है आपके ऊपर तब तक बने रहना। ठीक है, आप देखते होंगे फॉर्म फिल करते होंगे तो उसमें 2 पते मांगे जाते हैं, एक स्थायी पता और एक व्यवहारिक पता या पत्राचार का पता। तो स्थायी पता में कौन सा पता डालते हैं हम लोग? स्थायी पता में वही पता डालते हैं जो हमारा जो है स्थायी है, जहाँ पर हम जो हमारा निवास है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे अंदर स्थायी रूप से बस जाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए दूसरे अंग की बात करें। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विभाव। विभाव, ठीक है बच्चों।
विभाव। विभाव क्या होता है? देखिए, विभाव इससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है, विभाव हमारे स्थायी भावों को हमारे अंदर जागृत करता है। मतलब कौन सा स्थायी भाव है उसको जगाने का, स्थायी भावों को जगाने का काम कौन करता है? विभाव करता है। और जगाने के साथ साथ उसे उद्दीप्त करने में, मतलब उसको बढ़ाने में भी इसका बहुत अहम रोल होता है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो इस आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, विभाव के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है आलंबन, एक होता है आलंबन, और दूसरा हमने अभी बताया उद्दीप्त करना भावों को इसका काम होता है, तो दूसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन, ठीक है बच्चों, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। हमने इसके बारे में बता दिया कि आश्रयदाता में जो स्थायी भावों को जागृत करने का भी काम करता है विभाव, और उद्दीप्त करने का भी काम, उसको उद्दीप्त करने का भी काम करता है, बढ़ाने का भी काम करता है। मतलब आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम जा रहे हैं कहीं, किसी रोड पर, हम भयानक रस की बात को उदाहरण के माध्यम से हम बताते हैं। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है। बात समझ में आई? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अब जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं पटरी पर, रोड की पटरी पर, और अगल बगल जंगल लगे हुए हैं, और उन जंगलों में से कोई शेर अचानक हमारे पास आ जाए, हमारे सामने खड़ा हो जाए, बब्बर से, बड़े बड़े बालों वाला है, तो इस आधार पर हमारे अंदर क्या होगा? डर आएगा ना, भय आएगा ना, है? तो और जब भय आया तो भय स्थायी भाव है, ठीक है, और रस कौन सा आया? भयानक रस आ गया। बात समझ में आई? अब उसके अंगों के अस्थायी भाव तो भय आया, शेर वाले मामले में अस्थायी भाव भय आया, लेकिन विभाव क्या हुआ? विभाव हमने क्या बताया था? विभाव हमारे अंदर जागृत करते हैं भावों को, तो इस भय भाव को जागृत करने का काम विभाव करेगा और उद्दीप्त करने का भी काम करेगा। तो अब यहाँ पर आलंबन क्या है? आलंबन विभाव वो क्या है? शेर है। आलंबन क्या है? आलंबन विभाव वो शेर हो जाएगा, और शेर जो चेष्टाएं करेगा, मुंह सर हिलाएगा, ऐसे ऐसे मुंह बनाएगा, तो वो जो होगा, वो उसकी प्रक्रियाएं जो होंगी, उनको देखकर हमारे अंदर का भय और भी तेज होगा ना, हम और भी भयभीत होंगे, डरेंगे कि अरे कहीं खा न ले हमको, हैं, डरेंगे, ठीक है। तो वो जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होंगी? उद्दीपन में आएंगी, ठीक। जो उनकी चेष्टाओं को देखकर हमारे अंदर जो भय बढ़ेगा वो क्या होगा? उद्दीपन विभाव होगा, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब तीसरे प्रमुख अंग की बात करते हैं। तीसरा अंग है आपका अनुभाव, ठीक है बच्चों। तीसरा प्रमुख अंग है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अब भैया शेरवा जब आएगा तो उसको देखने से कुछ हमारे अंदर भी तो प्रक्रिया होगी, बात समझ रहे हैं ना? अरे भयभीत तो होंगे ही कि लड़ जाएंगे उससे, अरे लड़ेंगे तब भी प्रक्रिया तो हमारी तरफ से होगी ना, चाहे भयभीत होकर डर जाए, डर के भाग जाए, चाहे लड़ जाए, ठीक है। और लड़ेंगे कैसे? एक बार क्या हुआ, एक कहे कि अरे आज हमारा सामना हो गया शेर से, तो कहा क्या हुआ? तो कहा मैंने टीवी बंद कर दिया। तो वैसी वाली बात नहीं है, वैसे वाला शेर नहीं है, ये सही वाला शेर है, ठीक है। और सही वाला शेर जब सामने आ जाता है तो अच्छों की हालत पतली हो जाती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो कहने का मतलब यह है अनुभाव, जब हम शेर को देखेंगे हमारे अंदर भय और उद्दीप्त होगा, ठीक है, तो हम भी तो चेष्टा करेंगे, कुछ चेष्टा, कुछ प्रतिक्रिया होगी ना, वो प्रतिक्रियाएं हमारे द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं ही अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, ठीक है बच्चों। अनुभाव में भी दो तरीके का होता है, जैसे एक होता है कायिक अनुभाव और एक होता है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव में क्या होता है? जैसे हमने
हमने या आपने शेर को देखा है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक उद्दीपन तक पहुँचे, भय और उद्दीप्त हुआ, तो हमारी भी चेष्टा कुछ होगी। कायिक मतलब जानते हैं, ये काया मतलब शरीर होता है, तो शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं, चाहे हम भाग जाएं, चाहे हम पेड़ पर चढ़ जाएं, चाहे हम मतलब उससे बचने का प्रयास करेंगे ना। अरे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो बचने का प्रयास किया ही जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और उसके बाद में तो चीड़ फाड़ के बराबर कर देगा। क्यों? ऐसा ही तो है। लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बचने का प्रयास अवश्य ही करेगा, चाहे वह जो भी, चाहे जितना भी असहाय व्यक्ति हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ। तो जो हम बचने का प्रयास करेंगे, पेड़ पर चढ़ जाएंगे या कहीं भी दौड़ने लगेंगे, वापस होने लगेंगे, तो वो सब क्या होगा? वो सब हमारा जो है अनुभव के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई? उसके बाद में एक चीज और, एक बात और आती है। फिर अनुभव हो गया ये, और फिर अनुभव के ठीक बाद, अनुभव के ठीक बाद जो है इसका एक अंग और है, जिसका एक जो है, हाँ, इसका एक अंग और है जो है अनुभव के बाद क्या है? अनुभव के बाद संचारी भाव होता है। लेकिन संचारी भाव से पहले हम अनुभव के बारे में थोड़ी सी और एक जानकारी दे दें कि एक तो हो गया, मैंने बताया कायिक अनुभव होता है, और उसके साथ साथ एक मानसिक अनुभव भी होता है। भाई हम जब देखते हैं किसी चीज़ को, जब हमारे अंदर, मान लीजिए हमने बताया जैसा कि शेर देखा तो हमारे अंदर भय आया और भय उद्दीप्त हुआ, उसके बाद में हमने जो है हमारी चेष्टा हुई, उसको देखने के बाद जो चेष्टाएं हुई वो अनुभव के अंतर्गत आई। तो हमारी चेष्टाएं देखिए दो तरीके की होती हैं, एक तो हमारी मानसिक चेष्टा होती है और एक शारीरिक चेष्टा होती है। तो जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो कायिक अनुभव के अंतर्गत आएंगी, और जो मानसिक चेष्टाएं होंगी वो मानसिक अनुभव के अंतर्गत आएंगी। बात समझ में आई? जैसे मानसिक, मन में भी तो आएगा, मन में ही तो बातें आएंगी कि अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, हाय दादा क्या होना चाहिए, हैं? अब तो हमको सिरवा खा पी के एकदम निपटा देगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारे मन में भी चलता रहता है, तो वो मानसिक अनुभव के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई बच्चों? नेक्स्ट हम ज़्यादा समय ना लेते हुए चौथे अंग के विषय में बता देते हैं। चौथा अंग आपका है, चौथा अंग हमने बताया संचारी भाव। ठीक है बच्चों, संचारी भाव। देखिए संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव, जैसे कुछ भाव ऐसे आते हैं जो हमारे क्षणिक होते हैं, बहुत क्षणिक होते हैं, तो वो मनुष्य के हृदय में आते हैं, मन में आते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं, आते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इनकी संख्या बहुत होती है। इनकी संख्या वैसे व्याकरणिक नाट्यशास्त्र में बताया गया है 33 है, 33, लेकिन ये हम कह रहे हैं ना कि ये भाव बहुत ही क्षणिक होते हैं, मतलब उठे नहीं कि तुरंत हट गए, उठे नहीं कि तुरंत हट गए। आप समझ लीजिए कि जैसे आपने बरसात देखी होगी, और बरसात में आप जब देखें आंगन भर जाए, आंगनवा भर जाए, तो उसमें जब पनिया भर जाता है तो उसमें जब बूंदें टपकती हैं तो बुलबुले छूटते हैं। देखा है कभी? हाँ देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि बुलबुले छूटते हैं और वो उठते हैं, और फिर क्या होता है? क्षणिक, बहुत क्षणिक होते हैं, तुरंत फूट जाते हैं, उठते हैं तुरंत फूट जाते हैं। ठीक है, तो ये संचारी भाव ठीक उसी के समान आप समझ लीजिए, ये ठीक उसी के समान होते हैं, हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं। जैसे शेरवक देखेंगे तो मन में आएगा कि अरे जाओ पेड़ों पर चढ़ जाएं, अरे लाओ भाग जाएं, अरे लाओ यहीं के ऊपर बैठ जाए। अरे मन आता है कि शेर का जो है जबड़ा पकड़ के फाड़ दे, लेकिन वो हो नहीं सकता है। इस तरीके से हमारे मन में कई सारे भाव आएंगे और वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे संचारी भाव। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा हुआ रस के अंग। बात समझे? अगर आदमी को समझना है तो उसके अंगों को समझना नितांत आवश्यक होता है। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार अगर रस को आपको समझना है तो रस के अंग जब आप समझ लेंगे, उदाहरण के माध्यम से जिस प्रकार हमने समझाया है, तो फिर आप फिर कितने भी रस चले आए, इन्हीं अंगों का खेल होता है बच्चों। इन्हीं अंगों के आधार पर परिभाषाएं बनती हैं, इन्हीं अंगों के आधार पर उदाहरण बनते हैं, इन्हीं अंगों के आधार पर स्पष्टीकरण होता है, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे अच्छा 11 हो और चाहे वह 12 हो।
अगर ये रस के अंग आपके तैयार हैं तो रस की परिभाषाएं निर्मित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम, अगले वीडियो में रस की परिभाषाओं को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और उसमें बताएंगे किस तरीके से ये अंग जो है उस परिभाषा में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।